तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे इस लॉकडाउन में। इसी बीच हम लोग को पढ़ाई भी करनी है, तो आइए शुरू करते हैं 12th क्लास का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा। इस विद्युत धारा को हमने 10 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। पहले मॉड्यूल का आज क्लास होगा। चलिए देखते हैं विद्युत धारा होता क्या है। सपोज मान लेते हैं एक कंडक्टर है, ये मान लीजिए ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। इसको हम अगर यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी से कनेक्ट करके और यहाँ एक बॉल लगा दें, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि यहाँ धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो ये समय के साथ धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी आवेश का प्रवाह हो रहा है। कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह हो रहा है। किधर? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच। ठीक है, तो विद्युत धारा का मतलब यही हुआ कि आवेश का प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो सिंपल भाषा में हम विद्युत धारा का डिफिनेशन देखते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आवेश जो हो रहा है वो समय के साथ प्रवाह हो रहा है। तो यानी यहाँ समय लग गया तो आवेश का प्रवाह यानी I = Q/T, यानी समय के साथ प्रति एकांक समय में आवेश का प्रवाह हो रहा है। कहाँ? किससे? चालक में प्रवाह हो रहा है, उसको ही विद्युत धारा कहते हैं। तो डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन कह सकते हैं किसी चालक से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। यानी आवेश के प्रवाह की दर, और जहाँ दर की बात होती है वहाँ हम समय की बात करते हैं। यानी आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या? I = क्या? Q/T। ठीक, आप ये भी जानते हैं I = NE/T, ये भी कर सकते हैं क्योंकि Q = NE होता है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब होता है एक I एवरेज, यानी इसको औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा द्वारा समझिएगा होता क्या है कि सपोज मान लीजिए समय = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले समय पे विद्युत धारा प्रवाह, आवेश का प्रवाह हो रहा था 2 कूलम, फिर 4 कूलम, यहाँ 6 कूलम, यहाँ 8 कूलम, यहाँ पर 10 कूलम, यहाँ पर मान लीजिए 12 कूलम, यहाँ पे 14 कूलम, यहाँ पर 16 कूलम। तो होता क्या है कि औसत निकाला जब जाता है तो यानी लास्ट और पहले के बीच कितना था उसी को हम औसत कहते हैं। यानी 7वें सेकेंड और पहले सेकेंड में, यानी 0 सेकेंड पे डिफरेंस प्लस फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज को ही हम औसत कहते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ ∆Q/T, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो Q2 - Q1/T2 - T1। ये एक फार्मूला बन गया किसका? I एवरेज का। तीसरा एक होता है I इंस्टेंटेनियस, इसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा का मतलब समझिए इसको, इंस्टेंटेनियस यानी किसी इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है किसी इंस्टेंट टाइम पे वो क्या था,
तो यानी वही कह रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ पहले सेकंड पे आपका 4 कूलम था, तो क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है कि आपका 5वें सेकंड पे कितना आवेश था, तो 12 था। तो यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो आई इंस्टेंट इज इक्वल टू डेल क्यू बटे में डेल टी। ये डिफ्रेंसिएशन है, छोटा मोटा डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं मैथ से, में आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, दे दिया q इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 2 और फाइंड करने के लिए बोल दिया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना विद्युत धारा था। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? फार्मूला यहाँ से लगाओगे, आई इंस्टेंट इज इक्वल टू डी क्यू बटे में डी टी, यानी 2t² प्लस 3t प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे। तो करेंगे तो कितना आएगा? इसका 2t² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4t, 3t का हो जाएगा 3, इसका 0। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 4 × 1 प्लस 3 बराबर 7 एम्पियर हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस समझ गए, एवरेज समझ गए, और विद्युत धारा किसे कहते हैं ये समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का मात्रक देखते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। एम्पियर जैसे मान लीजिए हमने बोला I इज इक्वल टू क्यू बटे में T, I इज इक्वल टू क्यू बटे में T। Q का आपका मात्रक होता है कूलम और T का सेकेंड, एम्पियर कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है कूलम पर सेकेंड भी होता है और एम्पियर भी होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 एम्पियर होता क्या है, उसे डिफाइन करें। तो ध्यान दीजिएगा, आइए देखते हैं 1 एम्पियर कहते किसको है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बोर्ड में पूछा भी है। आइए देखते हैं 1 एम्पियर। सिंपल मैंने बताया आपको, I इज इक्वल टू क्यू बटे में T। अगर हम Q का मान 1 कूलम रख दें और टाइम का मान 1 सेकेंड रख दें, तो ये कैंसिल, कितना बचा? कूलम पर सेकेंड। यानी 1 कूलम, 1 सेकेंड में 1 कूलम अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो ये आपका 1 एम्पियर कहलाएगा। कैसे? 1 सेकेंड में 1 कूलम अगर आवेश प्रवाहित हो रही है तो 1 एम्पियर धारा कहा जाएगा। तो आइए डिफिनेशन कहते हैं, किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होने पर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है। अब देखिए, ये तो समझ गए कि 1 सेकेंड में 1 कूलम धारा, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हमको 1 एम्पियर मतलब मिल रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में प्रवाहित हो रहा है। अगर हम बात करें 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको याद होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि एक एम्पियर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब चलिए,
measurement of इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक तो हम लोग 1 एम्पियर क्या होता है समझ गए। अब देखते हैं कि विद्युत धारा को किसी परिपथ में हम कैसे जानेंगे। मान लेते हैं ये कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर को अगर हम छुएंगे तो हमको करंट नहीं मारेगा। अगर किसी दूसरे वायर में छूते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो करंट हमको मारेगा छूने में। तो वहाँ से कितना करंट प्रवाहित हो रही है उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एमीटर का एक इस्तेमाल किया जाता है। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। एमीटर से विद्युत धारा का माप किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। विद्युत धारा का दिशा क्या होता है, कैसे होता है। एक एग्जाम्पल्स इसको लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमने एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर कॉपर है। कैसा है? कॉपर है। इस कॉपर वायर में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री होंगे एकदम घूमने के लिए। लेकिन जैसे ही इसको बाहर से हम कोई एनर्जी देंगे, यानी इसको बैटरी से हमने कनेक्ट किया, तो ये सब एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं दौड़ने के लिए, प्रवाह करने का। ऐसा नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है कूद कर यहाँ पर आ गया, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देता है। इन 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच हिंड्रेंस होता है। उस हिंड्रेंस की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं और ये बहुत फास्ट होता है, मिली सेकेंड में, बहुत फास्ट, आप सोच भी नहीं सकते। लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आपका धारा का जो प्रवाह है यहाँ से तो ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह जो है बैटरी के घन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होता है। घन आवेश, ये घन आवेश, ये ऋण आवेश, घन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। लेकिन अंदर जो है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है विद्युत धारा के विपरीत होता है। क्यों होता है? ये थोड़ा समझने वाली बात है कि विद्युत धारा के विपरीत क्यों होता है, ये थोड़ा समझिए। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? नेगेटिव हैं। तो ये सोचेगा क्या कि हम पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हों। जब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेगा और ये इस साइड में आएगा, और इधर नेगेटिव तो नेगेटिव से ये रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से ये डायरेक्शन क्या होता है, विद्युत धारा के हमेशा विपरीत होता है। यही रीजन है कि आपका चालक के अंदर विद्युत धारा का दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। लेकिन वहीं परिपथ के बाहर देखिए तो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक होता है। ठीक है, तो ये तो समझ गए हम लोग। आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, विद्युत धारा का प्रवाह चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, और विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ के बाहर धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ होता है। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन कोई गति करेगा तो उस समय में आपको ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी छोड़ता है। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि अगर कोई आवेश रेस्ट पर है तो उस कंडीशन में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। बट ये अगर मूव करने लगे, प्रवाह करने लगे, तो उस कंडीशन में ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा इसको दिमाग में डाल लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। लेकिन यहीं आपको बैटरी की बात करें तो विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है।
और जब प्रवाह होने लगता है आवेश, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। लेकिन वहीं जब एक्सिलरेट करने लगे, किसी त्वरण से अगर वो चलने लगे इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ वो विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो डायरेक्शन तो आप समझ गए, तो डायरेक्शन समझ गए, यहाँ तो ये समझ में आ रहा है कि आपका इसका कुछ ना कुछ परिणाम भी है। मान लेते हैं यहाँ 2 कूलम आपको प्रवाहित हो रहा है, तो ये एक परिणाम है, परिणाम भी है और दिशा भी है। तो क्या विद्युत धारा एक सदिश राशि है? ये अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करता है। वो किसी भी क्वांटिटी को हम सदिश तभी बोलेंगे जब सदिश के नियमों का पालन करे, लेकिन विद्युत धारा जो है ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है। इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, या फिर इसी को टेंसर बोल सकते हो। टेंसर को हिंदी में बोलते हैं प्रदिश। यानी टेंसर मतलब यही होता है कि वैसी भौतिक राशियां जो दिखने में लगता तो है कि वो सदिश है, लेकिन सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है। टेंसर के बारे में आप हायर स्टडी में बीएससी में जाएंगे तो पढ़ेंगे। आप अभी के लिए स्केलर याद रखो। अगर ऑप्शन में टेंसर दिया हुआ है तो टेंसर भी आप मार सकते हो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग चीज़ है कि विद्युत धारा का परिणाम भी है और दिशा भी है, लेकिन ये सदिश राशि नहीं होता है। हमेशा ये स्केलर क्वांटिटी या तो टेंसर क्वांटिटी होता है। अब देखते हैं हम लोग विद्युत धारा कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट, एक डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसी को हम लोग बोलते हैं एसी। दूसरा होता है डायरेक्ट करंट, इसको बोलते हैं हम डीसी। तो अल्टरनेटिंग करंट में होता क्या है, इसका ग्राफ अगर आप देखिएगा तो हमेशा अपना डायरेक्शन बदलते रहता है, ठीक है। लेकिन यही अगर आप डायरेक्ट करंट में देखिएगा तो एक नियत डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस यही है कि ये अपना डायरेक्शन बदलते रहता है और डायरेक्ट करंट क्या है, अब एक नियत इसका दिशा होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट कहाँ देखने को मिलता है और डीसी करंट कहाँ देखने को मिलता है, हम देखते हैं। जैसे घर में हमारे घर में जो बिजली है वो सब अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन हमारे घर में लगा जो इन्वर्टर है और इन्वर्टर के साथ जो बैटरी अटैच है वो डीसी है। वो करता क्या है कि आपको जब घर में हम लोग का, ये मान लीजिए लेते हैं ये घर है, ठीक, ये घर में हमारा एसी करंट यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो एसी करंट यहाँ पे आया है तो हमारे घर में बैटरी लगा हुआ है, उसके साथ एक इन्वर्टर भी है। तो उस कंडीशन में ये डायरेक्ट लाइन कहाँ जाता है, इन्वर्टर में, ठीक। और ये क्या करता है, इसके अंदर रेक्टिफायर होता है। क्या होता है, रेक्टिफायर। ये क्या करता है, रेक्टिफायर के मदद से एसी करंट को डीसी में बदल देता है और यहाँ स्टोर कर देता है, ठीक है। जब जैसे ही लाइन कटता है तो ये करता क्या है कि ये डीसी करंट फिर भेजता है कि इसको रेक्टिफायर को, और रेक्टिफायर क्या करता है, अब एसी करंट बना के वापस घर में भेज देता है, जिससे हमारा बिजली का जो भी आपका इक्विपमेंट है वो चलने लगता है। तो जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है, बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन, फैक्ट्री वगैरह, सब में अल्टरनेटिंग करंट का यूज किया जाता है। डायरेक्ट करंट यही है जो घर में हम लोग बैटरी में देख रहे हैं, और भी बहुत जगह है जो इस्तेमाल किया जाता है डीसी करंट, ठीक है। तो घर में हमारा जो है आपका होता है क्या, एसी करंट होता है, ठीक है। अभी तक तो हमने यहाँ तक देखा, विद्युत धारा के बारे में देखा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसके मात्रा के बारे में देखा, डायरेक्शन देखा, टाइप्स ऑफ करंट देखा। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।